नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। इसमें अभी बालारिष्ट के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछले वीडियोज में हमने गंडमूल के नक्षत्रों के दुष्प्रभावों के बारे में जाना। आइए अब उन गंडमूल नक्षत्रों के अलावे जो अन्य नक्षत्र होते हैं उनमें से भी कौन कौन से नक्षत्र में जन्म होने पर जातक पर और उससे संबंधित लोगों पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, कैसे अनिष्ट होता है, इसका अध्ययन करते हैं। चित्रा के आदि के दो चरण जो कन्या राशि के हैं, पुष्य के चारों चरण जो कर्क राशि के होते हैं, पूर्वाषाढ़ के चारों चरण जो धनु राशि के होते हैं, इनमें जन्म होने से क्रमशः माता, पिता और मामा के लिए अनिष्टकर होता है। क्रमशः का मतलब हो गया कि यदि चित्रा के पूर्व के दो चरण में जातक का जन्म होता है तो वह जातक की माता के लिए अनिष्टकारी होता है। पुष्य के यदि चारों चरणों में जन्म होता है तो जातक के पिता के लिए अरिष्टकर होता है, और यदि पूर्वाषाढ़ के चारों चरणों में जातक का जन्म होता है तो ऐसी स्थिति में वह मामा के लिए अरिष्टकर होता है। हस्त और मघा के तीसरे चरण में जन्म होने से माता पिता के लिए भयदायक होता है। यदि जातक का जन्म हस्त अथवा मघा के तीसरे चरण में जन्म हो तो वह जातक के माता पिता के लिए भयदायक होता है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तरा भाद्रपद का प्रथम चरण जातक के लिए स्वयं दुखदायी होता है, स्वयं जातक के लिए दुखदायी होता है। तीनों उत्तरा में जब किसी में यदि जन्म हो जातक का तो वह जातक के लिए दुखदायी होता है। पूर्वाषाढ़ और पुष्य के प्रथम चरण में जन्म होने से जातक के पिता अथवा चाचा को अरिष्ट होता है। चित्रा, विशाखा और हस्त में जन्म होने से माता पिता के लिए अरिष्टकर होता है। चित्रा, विशाखा और हस्त के मतलब चारों चरणों में यदि जन्म हो जातक का तो जातक के माता पिता के लिए अरिष्टकर होता है। तथा मृगशिरा के मध्य में अर्थात 25 घटी से लेकर 35 घटी तक के अनंतर जन्म होने पर माता के लिए भयदायक होता है। अमूमन हम प्रत्येक नक्षत्र का मान 60 घटी का मानते हैं, आसपास रहता है, कभी 60 घटी से ज्यादा या कभी 60 घटी से कम होता है। तो एवरेज हम 60 घटी का मान करके उसका मध्य मान जो है सो 25 घटी से लेकर के 35 घटी तक अर्थात 30 घटी से 5 घटी पहले और 5 घटी बाद तक का हम मध्यमान मानते हैं। इसी तरह मृगशिरा के मध्य में यदि जन्म हो जातक का तो वह माता के लिए भयदायक होता है। अब अगला है पुष्य, पूर्वाषाढ़, हस्त, मूल और श्लेषा। इन 5 नक्षत्रों के चरणों को 20 घटिका की संज्ञा दी गई है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, हम जानते हैं, और प्रत्येक चरण का मान करीब करीब वो 15 घटी के आसपास होता है। तो ये पुष्य, पूर्वाषाढ़, हस्त, मूल और श्लेषा, इन 5 नक्षत्र के जो चरण होते हैं सभी चरण उनको हम 20 घटिका की संज्ञा से जानते हैं। ऋषियों ने उन्हें 20 घटिका की संज्ञा दी है। इन 5 नक्षत्रों के प्रत्येक चरण को अशुभ फलदायी बतलाया गया है। यदि जातक का जन्म पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो जातक के पिता के लिए अरिष्ट होता है। द्वितीय चरण में जन्म होने से माता के लिए, यदि तृतीय चरण में जन्म हो तो जातक के लिए स्वयं के लिए अरिष्टकर होता है। तथा चतुर्थ चरण में यदि पुष्य का जन्म हो जातक का तो जातक के मामा के लिए अरिष्टकर होता है। इसी प्रकार हम जानते हैं पूर्वाषाढ़ के प्रथम चरण में यदि जन्म हो जातक का तो माता के लिए, द्वितीय चरण में जन्म हो तो जातक के चाचा के लिए, तृतीय चरण में जन्म हो तो जातक के स्वयं के लिए, और चतुर्थ चरण में यदि जन्म हो पूर्वाषाढ़ के तो जातक के पिता को अरिष्ट होता है। हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में जातक का जन्म हो तो जातक के लिए अरिष्टकर होता है।
द्वितीय चरण में जन्म हो तो उसके चाचा के लिए अरिष्टकर होता है, तृतीय चरण में जन्म होने से माता के लिए, और चतुर्थ चरण में यदि जन्म हो हस्त नक्षत्र के तो जातक के पिता को अरिष्ट होता है। मूल के प्रथम चरण में जन्म होने से पिता को, द्वितीय चरण में जन्म होने से माता को, और तृतीय चरण में जन्म होने से परिवार मात्र के लिए अरिष्टकारी होता है मूल के तृतीय चरण में। लेकिन परंतु मूल्य के चतुर्थ चरण में जन्म होने से जातक के लिए वो उन्नतिदाता होता है या परिवार के सदस्यों के लिए भी उन्नतिकारक होता है। अश्लेषा का प्रथम चरण सुखदायी होता है। अश्लेषा के प्रथम चरण में यदि जातक के जन्म हो तो शुभ फलकारक होता है। यदि अश्लेषा के द्वितीय चरण में जन्म हो तो परिवार का नाश करता है। तृतीय चरण में जन्म होने से जातक की माता को अरिष्ट होता है, और यदि अश्लेषा के चतुर्थ चरण में जन्म हो जातक का तो वह पिता के लिए अरिष्टकर होता है। इस विषघटिका का अशुभ फल लग्न में किसी बलि शुभ ग्रह के रहने से नाश हो जाता है। यदि जातक की कुंडली में लग्न में कोई बलि शुभ ग्रह बैठा हो तो ये जो विषघटिका नक्षत्रों का जो अशुभ फल बतलाया गया है इन सब का नाश हो जाता है, अर्थात इनका अशुभ फल नहीं हो पाता है। अब अगला हम देखते हैं कि जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? जन्माक्ष कहते हैं। जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है वह जन्माक्ष कहलाता है। उस नक्षत्र से 10वां नक्षत्र कर्मक्ष कहलाता है, 16वां संघातिका कहलाता है, उससे 18वां नक्षत्र समुदाय कहलाता है, 19वां को आधान बोलते हैं, 23वां को वैनाशिक बोलते हैं, 25वां नक्षत्र को जाति की संज्ञा दी गई है, 26वां को देश कहते हैं तथा 27वां नक्षत्र को अभिषेक कहलाता है। अब नक्षत्रों की गिनती हम कहां से करेंगे? जो जन्म नक्षत्र है वहीं से शुरू करेंगे। तो जन्म नक्षत्र जन्माक्ष हो गया, 10वां कर्मक्ष हो गया, 16वां संघातिका हो गया। इस तरह से इन नक्षत्रों का नामकरण दिया गया है। अब इसमें कहा जा रहा है, ऋषियों का मत है कि इन नक्षत्रों में यदि जन्म समय में पापग्रहों की स्थिति बनती हो तो जातक की सद्य मृत्यु होती है। इन नक्षत्रों का मतलब जन्म नक्षत्र से लेकर के जन्म नक्षत्र में भी यदि पापग्रह की स्थिति हो, 10वें नक्षत्र में, 16वें में, 18वें में, 19वें में, 23वें में, 25वें में, 26वें में और 27वें में, जन्म नक्षत्र से लेकर के इन नक्षत्रों में यदि पापग्रह की स्थिति भी बन रही हो तो ऐसे जातक की सद्य मृत्यु होती है। परंतु इन नक्षत्रों में शुभ ग्रह के रहने से वो शुभ फलदायी होता है। अगले वीडियो में हम चंद्रमा के अनिष्टकारी होने से जातक पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।